इंडिया में पैसे लेके एडवाइस देना सिर्फ आरआईए को अलाउड है ना। आप बोल रहे हो कि मैं आरआईए होना चाहिए। हैव यू एवर बीन ऑफर्ड मनी टू राइट एनीथिंग? दिस इज इनसेन। मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, मैडम आपको पता है कि यहाँ पे इंश्योरेंस मिससेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आपकी क्या राय है? 2 दिन पहले की बात है। आई वेंट फॉर अ होम लोन। आई वॉज टोल्ड दैट इंश्योरेंस इज मैंडेटरी वाइल टेकिंग होम लोन। आई टोल्ड हिम माय फादर रिटायर्ड फ्रॉम सो एंड सो बैंक, सो आई नो इट इज नॉट मैंडेटरी। ही जस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। उनके सेल्स पिचेस पे ना पढ़ो। अगर आपको कुछ बता रहे हैं ये लोग, तो उनको बोलो कि आप ईमेल पे दे दो, कुछ मुझे ओरली नहीं चाहिए, फिर आपको असलियत पता चले। आपके ऊपर केस पड़ा कोई? नील, वेलकम टू जार एक्सचेंज। थैंक्स आकाश। थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम। मेरे को जर्नलिस्ट बनना था लाइफ में। बड़ा कूल लगता था मेरे को कि बनेंगे और ऐसे माइक लेके जाएंगे, स्टोरीज कवर करेंगे। बट इट हैज़ रियली डिग्रेडेड इन माई ओपिनियन एंड आई डोंट वांट टू मिन्स माय वर्ड्स एंड आई जस्ट वांट योर ओपिनियंस कि यार हु इज द जर्नलिस्ट एनीमोर मैन? दो चीज़ें हुई है ओवर द पास्ट लेट्स से 5 to 7 years, स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक, कि जो ट्रेडिशनल मीडिया था और उसकी जो मोनोपोली थी, 3-4 न्यूज़पेपर्स, 3-4 मीडिया टीवी चैनल्स, वो टोटली ब्रेक हो गई थ्रू सोशल मीडिया, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज नहीं तो 4 लोगों के बीच में डिसाइड होता था क्या न्यूज़ होगी। द बैड थिंग इज़ दैट सोशल मीडिया क्या किसको रिवॉर्ड करता है? जो एक्सट्रीम कुछ बोलेगा, कुछ क्लिकबेटी बोलेगा, और फिर मीडिया को compete करने के लिए, क्योंकि अभी तो मोनोपोली टूट गई है, उनको भी क्लिकबेटी बनना पड़ता है, उनको भी कुछ एक्सट्रीम बोलना पड़ता है। तो एवरीबडी, इकोनॉमिक थियोरी में देयर इज दिस नैश इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट दैट इन अ प्रिजनर्स डिलेमा दैट यू एंड अप विद द वर्स्ट आउटकम। तो अनफॉर्चुनेटली यही हो गया है। Where do you draw the line? Do you not do anything clickbaity? सो थैंकफुली मेरी टीम के लिए हमें व्यूज़ पे मेजर नहीं किया जाता। हमें 2 मेन पैरामीटर्स है। एक तो सब्सक्रिप्शंस, कि हम कितने सब्सक्राइबर्स कन्वर्ट कर रहे हैं थ्रू आवर आर्टिकल्स, एंड मैं समझता हूँ दैट जो बंदा पे कर रहा है टू अस टू रीड, वो क्लिकबेट से ज़्यादा हद तक नहीं पे करेगा। ही विल डू इट इफ ही सीज वैल्यू, और हम सस्ते नहीं है, मतलब हम 3,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन है हमारा। और दूसरा मैट्रिक है सब्सक्राइबर एंगेजमेंट, कि जिन्हें हमने सब्सक्राइब किया है क्या वो रोज़ आके पढ़ रहे या नहीं। वो भी एक आई थिंक हेल्दी मैट्रिक है, क्योंकि हम मास को पैंडर नहीं कर रहे। हम ये नहीं सोच रहे कि हाउ टू रैंक ऑन टॉप ऑफ गूगल सर्च। हम सोच रहे हैं कि सब्सक्राइबर्स को कैसे वैल्यू, हाँ, और वैल्यू पहुंचाएं। So you are saying that views is not at all a judging criteria in... Not for us. ठीक है, one more question similar इसी पे. How much of government intervention in financial news is true? To the extent that I have seen, it's zero. क्योंकि finance has never really been in the crosshairs of big debates. जो impassioned debates होते हैं, वो mutual fund regulations के बारे में नहीं होंगे. So thankfully हम उस चीज़ से बाहर हैं अभी तक। तो When you cover India shining stories and everything तो नहीं होता है? I'll give you an example. हमारा एक इवेंट हुआ था 1 साल पहले, और one of my big issues that I want to talk about is insurance mis-selling. तो तब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण she had come, and मैंने हाथ ऊपर करके उनको पूछा कि मैडम आपको पता है कि यहाँ पे इंश्योरेंस मिससेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, रेगुलेटर कुछ कर नहीं रहा है, तो आपकी क्या राय है? मुझे लगा कि डांट पड़ेगी, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा हूँ कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। बट टू माई सरप्राइज शी एक्नॉलेज दैट हाँ प्रॉब्लम है, हमें पता है, और उसके और 2-3 भी एंगल्स उन्होंने खुद बताया कि आप बोल रहे हो स्टेज नहीं होता। यही तो बोलते हैं सबकी स्टेज होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शी हैड नो आइडिया। You could have asked anything. Yeah. Sitting in the room with finance minister, you could have asked anything. 3 questions if you had to ask to Nirmala Sitharaman. टॉप ऑफ द माइंड, आपने इंश्योरेंस मिससेलिंग के बारे में अभी तक कुछ नहीं क्यों किया? सब कुछ बोलने के बावजूद। Probably second one would be जो आपने लिमिट लगाया है फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड्स, वो आपने लिफ्ट क्यों किया? अभी 2 साल हुए हैं, वैसा ही है लिमिट। और उससे प्रॉब्लम ये होता है कि सारी इन्वेस्टमेंट जो है हमारे इंडियन लोगों की, वो बस इंडिया में ही होती है। तो जब इंडियन इकॉनमी फॉल्टर करेगी, कम नीचे आ जाएगी, तब सब के सब हिट हो जाएंगे। आपने अगर अलाउ किया तो कम से कम 10%, 20% तो पोर्टफोलियो ठीक से रहेगा।
तीसरी चीज़ ये है कि और शायद हम आगे बोलेंगे इन्फ्लुएंसर्स और वो जो कंट्रोवर्सी उस बारे में, कि आप थोड़ा उसमें अटेंशन पे करिए और उसके जो रिफॉर्म्स है वो स्पीड अप करने चाहिए. इंडिया में अभी तक बस 900 रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है. इट्स नो वेरी क्लोज टू व्हाट दिस कंट्री नीड्स. टैक्सेस के बारे में नहीं पूछोगे आप? ओके, व्हाट्स योर टैक्स? वो तो डांट पड़ेगी. नहीं वो नहीं, उनकी मजबूरी है अभी. उनको उनके प्रोग्राम्स है वो फंड करने, थोड़ी ना सुनने वाले. There are so many things to touch here, Neil. आपकी ट्विटर टाइमलाइन खत्म ही नहीं होती है. One more, how do you pick up topics in personal finance? So usually it's because somebody calls me and says कि मेरी लाइफ में ये इशू है, what is your advice? For example, मुझे कुछ दिन पहले एक एक्स कॉलीग ने कॉल किया कि देखो मैं घर खरीद रही हूँ और जो सामने वाला है उसका होम लोन है, तो वो होम लोन ट्रांसफ़र करवाना है मेरे नाम पे, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए. तो सडनली आई थॉट कि अरे इस बारे में भी लिखना चाहिए. सो दैट्स हाउ इट हैपेंस. Okay, let's start with influencers because we're talking about traditional journalism and then social media and digital media taking it up, which has brought a new problem, which is who is a journalist on social media, who is a influencer, and then I'll come to some examples. नाम लेंगे नहीं लेंगे वो आप बताना कि वो जर्नलिस्ट है कि एजुकेटर है कि क्या है. आई डोंट नो. हाँ. So who is a journalist? What's happening in influencer thing? तो मैं सेबी की डेफिनेशन बताता हूँ कि अगर किसी ने किसी स्टॉक या किसी भी फाइनेंशियल एसेट के ऊपर रिकमेंडेशन दी तो वो बन गया इन्फ्लुएंसर. और ये मुझे सेंसिबल डेफिनेशन लगती है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फाइनेंस पूरे इशू पे कोई बात ही ना करे. एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, वो करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रिकमेंडेशन जब आप देते हो और पैसे लेते हो उसके, तब आप सभी के रूल्स तोड़ रहे हो. अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि यार ये रिकमेंडेशन नहीं है बट मैं तो इसमें डालता हूँ, तो क्या होगा? इज इट रॉन्ग राइट नाउ? अगर आप इनडायरेक्टली रिकमेंडेशन दे रहे हो तब इट्स रॉन्ग. अभी ये लोग क्या करते हैं मेजॉरिटी, वो पूरा एक स्टॉक के बारे में वीडियो करेंगे फंडामेंटल और एनालिसिस, और बाद में लिखेंगे कि एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, एक्चुअली तो एडवाइस ही दे रहे हैं. But do you think SEBI should control this, or is it even controllable because it's media and there'll be like thousands? It's social media, man. It's thousands and thousands and thousands of people. So it's very difficult to put a regulation to this, no? हाँ, तो इसलिए सेबी का जो अप्रोच है दैट इज़ द प्रैक्टिकल अप्रोच, कि वो कह रहे हैं कि आप बोलना चाह रहे हो तो बोलो, हम तो नहीं रोकेंगे, लेकिन आपको हमारे किसी भी एंटिटी से पैसे नहीं मिलेंगे, आपके पैसे कट ऑफ हो जाएंगे. दिस विल गो इनटू इफेक्ट फ्रॉम 21 Jan 2025. एक बार समझाओ दोबारा से, क्योंकि दिस इज श्योर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट कंपनीज लाइक अस आल्सो. तो बेसिकली सेबी का एक प्रॉब्लम है ज्यूरिसडिक्शन का, कि अगर कोई कंपनी ब्रोकर नहीं है, म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं है, कुछ नहीं है, तो सेबी उनके ऊपर रूल्स कैसे डाल सकती है. इसलिए सेबी ने सोल्यूशन क्या निकाला, वो कह रहे हैं कि हमारे अंडर कोई भी एंटिटी है, म्यूचुअल फंड है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी है, वो किसी भी इन्फ्लुएंसर को फंड नहीं कर सकती. नाउ अगर कोई इन्फ्लुएंसर एडवाइस नहीं दे रहा है, बस एजुकेशन ही कर रहा है, तो आप फंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी उसमें एक थर्ड ट्विस्ट है. थर्ड ट्विस्ट ऐसा है कि एंटिटी, अगर आप ब्रोकर हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये बंदा एडवाइस दे रहा है? पता नहीं, उसने 400 वीडियो डाले, किसी एक वीडियो में एडवाइस दे रहा है, 300 में नहीं दे रहा है. तो उन्होंने इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है कॉल्ड स्पेसिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो ये अगर कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब या ट्विटर या लिंक्डइन या कोई भी साइन अप करता है फॉर दिस, तो वो खुद प्लेटफॉर्म डिलीट करेगा. और ऑलरेडी ये स्टार्ट हुआ है, ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर की पोस्ट आने लगे हैं कि अरे ये तो मेरा वीडियो निकाला गया, मुझे एक मैसेज आ गया यूट्यूब से कि गवर्नमेंट एंटिटी हैज सेड दैट दिस इज नॉट कंप्लायंट विद रेगुलेशंस, तो हट गया. ठीक है, थोड़े एग्जांपल्स देते हैं. अगर मैं सिखाता हूँ स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, इट्स गुड, इट्स फाइनेंशियल एजुकेशन. अगर मैं बोलता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ XYZ स्टॉक्स मैं आपको करना सिखाऊंगा, चलेगा, लेकिन उसमें एक प्रोवाइजो है कि अगर आपको एग्जांपल देना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के ROC अच्छी है, ये नेट प्रॉफिट अच्छा है, तो आप किस हद तक दे सकते हो. तो वहाँ सेबी ने कहा है कि
3 महीने के पहले ही जो प्राइस मूवमेंट हुई थी, बस उधर तक आप बात कर सकते हो। जो अब कल परसों हुई है वो आप नहीं कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल रिलायंस इंडस्ट्रीज का सर्किट लगा है तो और वो लेके आप एडवाइस दे रहे हो कि अब आप खरीदो, वो नहीं कर सकते हो। ओके, टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स ऑफ 2025 मैं बता रहा हूँ, नाम लेके चलेगा? एडवाइस हो गया। But then I'm influencing people to invest in say XYZ mutual fund. हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये एक लूपहोल है, ये तो सभी नहीं फिक्स कर सकता क्योंकि उनके जुरिसडिक्शनल कुछ लिमिट्स है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते। ओके, अगर मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ और बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है बट ये एडवाइस नहीं है, वर्क्स? और आपने पैसे नहीं लिए किसी भी सेबी एंटिटी से, फिर वो भी कंडीशन वैलिड है। बट मैं यूजर को थोड़ी बता रहा हूँ कि मैंने पैसे लिए हैं। नोबडी इज टेलिंग दैट, राइट? आर दे? एक कॉन्सेप्ट आया था कि हैशटैग ऐड लगाना जरूरी है, राइट? बट वो सब लोग तो नहीं करते हैं। नहीं, इसीलिए जो रेगुलेशंस है वो सेबी एंटिटीज के ऊपर है, ना आपके ऊपर। तो आपने पैसे लिए ना लिए, नहीं बोला, सेबी आपके पीछे नहीं आएगी, सेबी उनके पीछे आएगी। दूसरा इशू है कि अगर इन्फ्लुएंसर सेबी के पूरा बाहर है, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि किसी से पैसे नहीं ले रहा है, लेकिन अगर वो यूजर को पैसे चार्ज कर रहा है तो वो हो गया आरआईए रेगुलेशंस का ब्रीच। ओके, आरआईए समझाओ। रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, कुछ लोग कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज क्योंकि बस 900 है। यू आर सेइंग हिंदुस्तान में RIA, registered investment advisor, which are authorized to give you financial advice, is 900. और कुछ साल तो पहले तो 1300 थे, तो एक्चुअली घटे हैं, इंक्रीज नहीं हुए। And in an ideal world, RIAs should be the influencers, right? हाँ, should be the influencers. अभी सेबी का एक कोड है RIAs के ऊपर, एडवर्टाइजिंग कोड, कि RIA नहीं कह सकता कि ये स्टॉक दुगना हो जाएगा कल, उसके ऊपर फिर ऑर्डर आ जाएगा और इसलिए उसको फॉलोइंग नहीं मिलेगी और फॉलोइंग नहीं मिलेगी। It is like doctor not being able to advertise. Yes. But a hospital owner can. Well, वो थोड़ा आर्ग्यूबल पॉइंट है, सर्कमवेंशन है कि नहीं। मैंने एनालॉजी लिखी थी अबाउट शरण हेगडे एंड हिज ओनरशिप ऑफ RIA, तो उस बारे में बोल सकते हैं, लेकिन हाँ नहीं, बट हम राइट रॉन्ग नहीं बात कर रहे। आई एम जस्ट सेइंग इट जस्ट I can have a hospital जिसके अंदर 100 डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, और ज़रूरी तो नहीं है कि मेरा डॉक्टर होना ज़रूरी है। सो लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स आर रन बाय नॉन डॉक्टर्स। सिमिलरली, और मैं एडवर्टाइज भी कर सकता हूँ, है ना? सिमिलरली इफ़ आई हायर 100 RIAs, आई शुड नॉट बी, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं RIA होना चाहिए? नहीं, एंटिटी नहीं, मैं आपका एग्जाम्पल थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ कि अगर मैं ओनर हूँ और मैं हर रोज़ इंस्टाग्राम पे ये दवाई लो आप ठीक हो जाएंगे, आप 4 बार क्रंचेस करो आपका हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा, ऐसे वीडियोस डाल रहा हूँ, तो क्या ये उचित है मेरे कस्टमर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए? तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अभी जो ये सर्कुलर 21 जैन से लागू होने वाला है कि सेपरेशन होना चाहिए, तो अगर आप खुद ओनर है तो आप कैसे सेपरेट हो? आप तो वही सेम ही हो, तो आपको वो कंपनी सेल करनी चाहिए, कुछ तो सेपरेशन आना चाहिए ना। और इंडिया में पैसे लेके एडवाइस देना सिर्फ RIA को अलाउड है ना? हाँ, एज फीस। बट डू यू थिंक द एजेंसी SEBI and the government is up to the task in the sense they are prompt enough and taking actions enough? Let's be honest. Not as fast as I would like, लेकिन अगर आप कंपेयर करो IRDA से तो डेफिनेटली। Has there been a action taken on people? Have they created एग्जाम्पल्स एंड से कि देखो टांग दिया एक को, बाकी को भी करें? हाँ, तो सबसे रिसेंट जो ऑर्डर है वो बाप ऑफ चार्ट्स करके एक चैनल थी, बाप ऑफ चार्ट्स, ओके, उनके अगेंस्ट सेबी का ऑर्डर है। सो बेसिकली क्या होता है? चैनल क्लोज? चैनल तो क्लोज है ही, पेनल्टी भी लगती है, क्योंकि काफ़ी सारे जो इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट जो ऑर्डर्स आए हैं उन्होंने पैसे लिए फॉर गिविंग एडवाइस, तो उसके लिए 21 जन तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, वो आज के ज़माने में भी वो इलीगल है। सो मेनी फाइनेंस चैनल्स दैट देयर इज सो मच अवेयरनेस, राइट नाउ इट डिपेंड्स कि आप जिसको फॉलो करते हो वो सही है कि मैं जिसको फॉलो करता हूँ वो सही है, वो अपनी प्रेफरेंसेस हैं। बट टू द ट्यून ऑफ अ पर्सन, a salaried person जिसका source of income is just that salary, not understanding his salary slip, know your salary slip करके एक सीरीज बना रहे थे हम लोग कि एटलीस्ट इतना तो समझ जाओ, and there's insane amount of content on it online anyways, right?
बट मैंने कहा यार पीएफ कितना, ईपीएफ कितना कटना चाहिए तुम्हारा, एंड सीम्स टू बी वन ऑफ योर फेवरेट टॉपिक्स। पहले बताओ ईपीएफ क्या होता है? तो ईपीएफ और पीएफ दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कि आपकी जो आप बेसिक सैलरी है उसका 12% उसमें जाता है एज कंट्रीब्यूशन, और वो एम्प्लॉयर 12% मैच करता है। आप सोचोगे कि 12% तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, लेकिन अभी उसमें गेम होता है कि मोस्ट कंपनीज बेसिक सैलरी कम रखते हैं C2C के कंपेयर टू, तो इसलिए वो पीएफ जो कटता है वो थोड़ा सा ही कटता है, तो हम इग्नोर ही करते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है क्या है क्यों है। और हाँ, तो उस पर इंटरेस्ट फिर हर साल वो ईपीएफ वो जो बॉडी है वो गवर्न करती है, उस पर इंटरेस्ट डिक्लेयर करता है। यूजुअली 8% के अराउंड होता है जो टैक्स फ्री होता है। और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड किसी टाइम आप अनएम्प्लॉयड हो गए तो 2 महीने के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो पूरा का पूरा पीएफ। अब जब वन कंपनी टू अनदर कंपनी मैं शिफ्ट करता हूँ, विच इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग इन दिस थिंग, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब क्वेश्चन है कि आपकी नई जो कंपनी है वो पीएफ एक्ट के अंडर है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग स्टार्टअप में काम करते हैं, काफ़ी लोग छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, वो तो टेक्निकली अनएम्प्लॉयड ही है पीएफ के रूल्स के तहत। तो वो पूरा विड्रॉ कर सकते हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। अगर वो नई कंपनी ईपीएफ के अंडर है तो आइडियली आपको जब आप फॉर्म भरते हो तब पुराना नंबर लिखना चाहिए, और क्योंकि आपको यूएएन जो है वो नया ना मिले, वही पुराना कंटिन्यू रहे। और दूसरी चीज़, दूसरा जो इशू हो जाता है कि पीएफ का जो टैक्स फ्री स्टेटस है, मतलब ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हमने अभी बात की, वो 5 साल बाद हो जाती है। मतलब 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। तो अगर आपने 3 साल बाद जॉब चेंज कर दिया तो पुराने पीएफ के 5 साल तो हुए नहीं, और आपने लिंक नहीं किया तो सिस्टम में तो 3 ही साल हुए हैं, उस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो इट्स नॉट टैक्स फ्री। देखो 5 साल आज की डेट में प्राइवेट मार्केट में बहुत कम लोग नौकरी में रहते हैं, है ना? आप बोल रहे हो अगर मैंने 4 साल काम किया एक कंपनी में जो कि पीएफ रजिस्टर्ड थी, और फिर मैं एक कंपनी में गया और मैंने यूएएन ट्रांसफर नहीं कराया, नया बनवा लिया, तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि जो पिछला वाला था वो अब टैक्सेबल है क्योंकि आपने 4 ही साल काम किया, 5 साल नहीं काम किया। दिस इज इनसेन ब्रो। तो ऑफकोर्स आप आईटीआर भरने के टाइम ऑब्वियसली आर्ग्यू कर सकते हो कि नहीं एक्चुअली मेरा 5 ही साल है, बट वो आप फिर पेपर वर्क में घुस जाते हो। सो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज कि सो 1/3 ऑफ द केसेस आर गेटिंग रिजेक्टेड व्हेन आई वांट टू विड्रॉ। तो उसके रीजंस हमें पता है क्या कि क्या हो रहा है? हाँ, तो इट कैन बी समथिंग एज सिली एज नेम नहीं मैच हो रहा है, अपने नए फॉर्म में थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर दिया, टू ऑल ऑफ दीज इश्यूज मैंने अभी जो कहा कि आप लिंकेज नहीं था। हाँ। सो इज दिस विड्रॉल डिजिटल और फिजिकली मुझे फॉर्म भरना होता है? नहीं, डिजिटल है। बट एक बात बताओ, कट तो रहा है ना? अब मेरा पैन से लिंक्ड होगा, हाँ, कंपनी के पास रिकॉर्ड है, हाँ, तो मेरा हर महीने कटता है। हाँ बिल्कुल, मैसेज भी आता है। करेक्ट। हाँ, तो जब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ तो वहाँ पे गलती कैसे हो सकती है? इन द सेंस इट्स ऑल डिजिटल सिस्टम वेयर इट इज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम माय अकाउंट। हाँ, सो हाउ इज 1/3 रिजेक्शंस हैपनिंग? मतलब दिस इज वेरी बैफलिंग नंबर एंड आई हैव नेवर रेड इट एनीवेयर। नवीन फर्नांडिस, ये फाइनेंस सेक्टर में इन्होंने उनका करियर था, फिर रिटायर होने के बाद उनकी कैंसर की डायग्नोसिस हो गई, अभी उनको स्टेज 4 कैंसर है। उन्होंने काफ़ी साल ट्राई किया उनका ईपीएफ विड्रॉ करने का। काफ़ी साल मतलब महीने भी नहीं, हफ्ते भी नहीं, साल। एंड ही वाज इनटू फाइनेंस। कुछ भी चला नहीं उनका। उनके वो पैसे अगर मुझे ठीक से याद है तो 19 लाख रुपए थे, वहीं पे अटके हुए थे। फिर हमने उनके बारे में लिख दिया, मतलब हमारा जो आर्टिकल था वो एक्चुअली उनके फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में था कि वो लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ पे कैसे डील करें, लेकिन उसमें ये पॉइंट भी आ गया कि उनके पड़े हैं पैसे वहाँ पे, तो वो काफ़ी वायरल हो गया। ईपीएफओ ने वो पढ़ लिया और फिर उनसे कांटेक्ट करके वो पैसे फाइनली वापस आ गए। तो मेरे करियर में ये मेरा सबसे आई वुड से प्राउडेस्ट मोमेंट है। तो फिर बाकी केसेस क्यों नहीं पढ़ रहा ईपीएफओ आपके टाइमलाइन से? मुझे लोग पिंग करते रहते हैं कि आप इस पे भी लोग इस पे भी, बट देयर इज अ लिमिट मीडिया किन किन लोगों के बारे में लिखेगी। एक और बड़ा कॉमन चीज़ है जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मिस सेलिंग बाय आरएम्स। 2 दिन पहले की बात है, आई वेंट फॉर अ होम लोन एंड आई वाज टोल्ड दैट बाइंग होम लोन इंश्योरेंस
is mandatory while taking home loan. एंड मैंने कहा कि ठीक है, नाउ माई फादर हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम अ बैंक, सो तो मैंने कहा ठीक है मैं पूछ लेता हूँ. मैंने पूछा, बोले नहीं मैंडेटरी तो नहीं है. आई वेंट एंड आई टोल्ड हिम माई फादर रिटायर्ड फ्रॉम सो एंड सो बैंक, सो आई नो इट इज़ नॉट मैंडेटरी. ही जस्ट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट. ठीक है, एंड आई एम लाइक ये क्या हो रहा है भाई, टेल मी योर व्यूज ऑन दैट. तो हर फाइनेंस में जो इशू होता है वो इंसेंटिव से स्टार्ट होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में कमीशन बहुत ज़्यादा रखोगे तो ऑब्वियसली मिस सेलिंग हो ही जाएगी. अभी इंश्योरेंस में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि कमीशंस बहुत ज़्यादा है, 30-35% फर्स्ट ईयर के प्रीमियम के. फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो जाता है आपका उसके 35%, 35% कमीशन डिडक्ट हो रहा है. तो अगर आप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करो तो एक्सपेंस रेशो तो 1 या 2% है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है. और इसलिए सारे बैंकों को ये टारगेट दिया जाता है कि आप इतने पॉलिसीज़ बेचो. जब भी कस्टमर पहला आता है मतलब बैंक के अंदर, वही मतलब उसको चाहिए कुछ भी हो, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचो, यही अटेम्प्ट होता है. तो थोड़ा बहुत काम हो रहा है उस पर. IRDA के थोड़े बहुत रेगुलेशंस आ गए हैं, इसलिए काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए LIC एम्प्लॉयज़ के कि एक प्रोविजन IRDA ने निकाला कि हम क्लॉबैक करेंगे अगर 1 साल के अंदर किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर की है या कंटिन्यू नहीं करना है तो आपका कमीशन गया. मेक सेंस नो, एब्सोल्युटली मेक सेंस, होना ऐसा ही होना चाहिए. बट ये इतनी रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट उनको, अरे मैं कस्टमर लेके आता हूँ जार के लिए और वो तो 3 दिन के बाद चला जाएगा, तो दैट्स नॉट अ ग्रेट कस्टमर फॉर मी. आई स्पेंड मनी ऑन दैट, राइट? सो ओके. पहले इशू क्या था, स्कैंडल क्या थी कि एक बार आपने प्रीमियम जो दे दिया और पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे साइन किया तो आप फंस गए. अगर आपने नेक्स्ट ईयर बोला कि मुझे नई कंटिन्यू करनी है तो समझो आपका पिछले साल का प्रीमियम गया, मोस्ट ऑफ इट आपको वापस नहीं मिलेगा. और ऐसा ही चलता था फॉर इनिशियल ऑलमोस्ट 5 years तक. तो ये अभी भी स्ट्रक्चर यही है काइंड ऑफ लगभग, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है. एक बात बताओ, अगर मैं बैंक में जाता हूँ और वो मुझे बोलता है तो इट इज़ माई चॉइस, राइट? तो हाउ इज़ इट मिस सेलिंग? क्योंकि आपको बताया जाता नहीं है कि ये इंश्योरेंस है, आपको बताया जाता है कि ये है कोई इन्वेस्टमेंट, और आप इतने लाख डालो और फिर 5 साल के बाद आपको इतने लाख मिलेंगे. और वो हमेशा उसका ऐसा वर्डिंग रहता है कि आप 1-1 लाख डालो 5 साल के लिए और आपको मिलेंगे 10 लाख या जो भी है, कोई अट्रैक्टिव नंबर दिया जाता है. आपको कभी भी ये नहीं बताया जाता कि उसका रिटर्न रेट क्या है, जो फाइनेंस में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है वो क्या है. और एक्चुअल में उसका 5 या 6% ही होता है. तो इस तरीके से वो मिस सेलिंग होती है बहुत बड़े तादाद में. बस एक ही टाइप का लाइफ इंश्योरेंस है जो खरीदना चाहिए, और वो भी अगर आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स है, फैमिली में आपके ऊपर डिपेंडेंट है तब, और वो है टर्म इंश्योरेंस. लेकिन वो इतना कोई बेचता नहीं है, बाकी टाइप का ही बेचते हैं. नहीं तो उसके अंदर मार्जिन्स कम है क्या? वो मुश्किल है बेचना, क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर मैं मर गया तो फैमिली को मिलेंगे, मुझे थोड़ी ना कुछ मिलेगा, तो मैं क्यों खरीदूँ. और अगर नहीं मरा तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे. नहीं मिला तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ये साइकोलॉजी है. ओके, सो इंश्योरेंस इज द बेसिक मिस सेलिंग ऑन पार्ट ऑफ बैंक्स. हाँ, बैंक्स करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, बट बैंक्स. तो वन पीस ऑफ एडवाइस ऑफ someone who's going to a bank. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट गो टू बैंक. इफ यू कैन हेल्प इट, ट्राई एंड अवॉइड गोइंग टू बैंक. आज के ज़माने में सब ऑनलाइन तो होता ही है, क्या ज़रूरत है बैंक जाने की. अगर जा ही रहे हो तो उनके सेल्स पिचेस पे ना पढ़ो. अगर आपको कुछ बता रहे ये लोग तो उनको बोलो कि आप लिखित दे दो, आप ईमेल पे दे दो, कुछ मुझे ओरली नहीं चाहिए. फिर आपको असलियत पता चलेगी. वो लिखित में नहीं देगा इसे? नहीं, बिल्कुल नहीं. इनकी स्ट्रैटेजी रहती है कि सब कुछ जो बोलना है ओरली बोलो. लिखित दिया तो 2 साल बाद कोई केस डाल सकता है ना. हमने जो एक स्टोरी की थी वाज अबाउट राजस्थान में जो मिस सेलिंग हुई थी. बेसिकली एक ICICI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय था. वो एक दिन इस सब से तंग आके उसने क्विट कर दिया और फिर बिजनेस सेटअप किया कि मैं लोगों के पैसे वापस दिलाऊंगा. रॉबिनहुड. ऑफ कोर्स उसके लिए ही वुड टेक अ कमीशन. वो ठीक है, वो तो पेड तो भरना है. तो उसके ऊपर ICICI ने केस डाल दी कि आपने डेटा थेफ्ट करी है, आपके पास पता कैसे आपको कि कौन ये कस्टमर कौन है. और वो रूरल राजस्थान था, तो वहाँ पे फार्मर्स को
बोला जाता था कि ये एफडी है, और वो असल में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होते थे। तो नेक्स्ट ईयर जब वो आते थे तब एफडी तो भूल जाओ, वो उस साल का प्रीमियम मांगते थे। तो उसके अगेंस्ट वो केस डाली गई, वो जेल गया 2 महीने के लिए। फिर उसको बेल मिलके उसने वो फाइट करी और काउंटर केस फाइल की। और एक दिन ऐसा आ गया जब आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ के अगेंस्ट वारंट इशू किया गया एक राजस्थान कोर्ट ने। उस टाइम वो मेरे डेस्क पे आया, किसी ने मुझे बताया, और हमने वो स्टोरी फिर डीपली कवर की। हमारे ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर था कि आप ये क्यों लिख रहे हो, ये है वो है। तो मतलब रूरल इंडिया में क्या चल रहा है हमें आइडिया भी नहीं है इस बारे में, और किस हद तक चल रहा है। Where is the case now? Is he out? That person? Oh, he's out. Hmm. He's still running his business. तो मतलब वो अकेला आदमी है, वो कितना ही कर सकता है। अभी तक सिस्टम तो वैसा का वैसा है। What are you writing about? Or what are you आगे किस चीज़ को कवर कर रहे हो या किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो जहाँ पे हम जाके कुछ और बात करते हैं? लोग समझते हैं कि एनपीएस का टैक्स बेनिफिट जो है वो कंट्रीब्यूशन के ऊपर है, मतलब 50,000 या 1.5 लाख एटीसी के अंडर, वो ठीक है। और अगर आप न्यू रेजिम में हो तो वो भी नहीं मिलेगा, उसमें बस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसके ऊपर मिलता है। जो मेन बेनिफिट है एनपीएस का, 2 चीज़ों का है। एक तो जो रिटर्न्स आते हैं एनपीएस में वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है अनटिल द पॉइंट ऑफ विड्रॉल। तो समझो कि आपका एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, और हर साल आपने थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शंस किए, किसी स्टॉक को बेचा, किसी को खरीदा, म्यूचुअल फंड को बेचा खरीदा, कैपिटल गेन्स टैक्स तो बनता है। अगर वही चीज़ आपने एनपीएस के अंदर की तो कुछ टैक्स नहीं लगता। और ये बड़ा बेनिफिट है क्योंकि आप सोचिए 10, 20, 30 साल का कंपाउंडिंग, टैक्स फ्री कंपाउंडिंग। दूसरी चीज़ जो लॉक इन है, तो लोगों को लगता है कि अरे मतलब मैं तो यंग हूँ। कितना लॉक इन है एनपीएस का? 60 साल की उम्र तक। ओह या, कि मैं क्यों उतना लंबा सोचूं। लेकिन जैसे वो एक ग्रीक स्टोरी है, ग्रीक मैथोलॉजी में स्टोरी है कि ओडेसियस और उसके कुछ कंपेनियंस शिप से जा रहे थे, और साइरेंस जो होते हैं वो गाना गाते हैं, आप आकर्षित होते हैं और फिर वो आपको खा जाते हैं, आप समंदर के अंदर डूब जाते हो। तो दे टाइड देमसेल्व्स टू द शिप और वो वहाँ से निकल पड़े। तो इट इज़ द सेम थिंग, वो जो लॉक इन है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है आपके खुद के अगेंस्ट, खुद के टेम्पटेशन के अगेंस्ट, खुद के फियर के अगेंस्ट। तो ये बात जाननी चाहिए। और थर्ड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इज़ कि हमारे जो रेगुलेटर्स है, मतलब बैंकों के लिए आरबीआई है, आईआरडीए, इंश्योरेंस के पीएफआरडीए जो है, इन्होंने एनपीएस के एक्सपेंसेस इतने कम रखे हैं, इन कमीशन इतना कम रखा है कि आपका जो पैसा है वो उसमें से लीकेज होता ही नहीं है। मतलब अभी भी पेंशन फंड का मैक्सिमम जो एक्सपेंस वो चार्ज कर सकते हैं, आप गेस करिए कितना हो सकता है। अभी इंश्योरेंस में 35% है फर्स्ट ईयर प्रीमियम का, म्यूचुअल फंड में 1 to 2% है, यहाँ पे कितना हो सकता है? 0.5%, उससे भी कम। इंडेक्स फंड का है सबसे कम, राइट? म्यूचुअल फंड उससे भी कम, 0.09%। मतलब आप सोचिए 9 बेसिस पॉइंट्स, ये है इसका लिमिट। तो क्या बना 1,000 रुपए पे 9 रुपए, इज इट? हाँ, 0.09, 10 बेसिस पॉइंट्स। तो आपकी बहुत ज़बरदस्त कंपाउंडिंग हो सकती है। So not just for tax purpose, it's still a good way because you're locked in. It's tax free compounding. अभी लोगों का एतराज़ किस चीज़ के ऊपर होता है? इट इज़ ऑन द फैक्ट कि जब वो मैच्योर होता है तब उसका 40% एन्युटी में कन्वर्ट करना होता है। Okay. एन्युटी मतलब पेंशन, मतलब एक फिक्स्ड पेमेंट जो किसी इंश्योरेंस कंपनी से आती है। मतलब कि अगर मेरा 60 ईयर्स पे 1 करोड़ का एनपीएस पोर्टफोलियो है, हाँ, तो मैं 60 लाख विड्रॉ कर सकता हूँ। हाँ, टैक्स फ्री। और 40 लाख एन्युटी खरीदनी पड़ती है। मतलब आप 40 लाख देते हो इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी आपको हर साल 3 लाख या 4 लाख जो भी रेट है वो देता है। अभी लोग कहते हैं कि ये तो रेट्स बहुत ही कम है, लेकिन वो जो एन्युटी रेट्स है वो उस टाइम के इंटरेस्ट रेट के अराउंड ही होता है। ऐसा नहीं है कि एफडी रेट चल रहा है 8% और यहाँ पे 5% ही मिल रहा है। दूसरी चीज़ है कि वो एन्युटी टैक्सेबल होती है। लोग कहते हैं कि यार ये टैक्सेबल है, लेकिन रिटायरमेंट में वैसे भी आपकी सैलरी नहीं होती, दूसरा इनकम ज़्यादा नहीं होता, तो ठीक है टैक्सेबल होता है आपका, एनीवे स्लैब रेट कम है। और तीसरी चीज़, एक रिफॉर्म जो पीएफआरडीए ने लाया है
कि आप अपना पेंशन 75 तक डिफर कर सकते हो, मतलब 60 को लेना ही लेना ऐसा नहीं है। आपको अब ना चाहो तो 75 तक आप पोस्टपोन कर लो, बट 55 पे नहीं ले सकता। नहीं 55 पे नहीं, लेकिन बट आई कैन रिटायर अर्ली। नो एज तो एज होती है, बट उसमें एक सोल्यूशन है कि 25% तक आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, घर खरीदना है, एजुकेशन है, जो व्हिच माइट बी टैक्सेबल, इज इट? नहीं, टैक्स फ्री। तो ये काफ़ी यूजफुल सिस्टम है एनपीएस, और मॉडर्न है, उसमें सारे ईपीएफ के इश्यूज जो होते हैं वो वहाँ पे नहीं होते, सो डेफिनेटली वन शुड कंसिडर एनपीएस। ठीक है, व्हाट अबाउट एनीथिंग एल्स? रियल एस्टेट, यू हैव सम थॉट्स देयर? द हीटेड डिबेट, रेंट वर्सेस बाय। डू यू रेंट और डू यू बाय? आई हैव अ होम, सो आई डोंट रेंट, बट आई यूज्ड टू रेंट। मतलब जब मुंबई में रहना कंपल्सरी था तब तो, मुंबई में तो मेरा घर नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकता। द वे आई सी इट इज़ कि अगर घर रहना है उस घर में तो एक घर तो खरीदना चाहिए, बिकॉज देन इट्स मोर देन अ फाइनेंशियल डिसीजन। लेकिन जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इन हाउसेस, वो ज़्यादा तक सेंस नहीं बनता है इंडिया में। रेंटल यील्ड जो है वो 2 to 3% है। यू कैन डू मच बेटर इन अ म्यूचुअल फंड। अगर हम ये बातें करेंगे तो फिर आप भी इन्फ्लुएंसर ही बन गए ना। कुछ लोग तो मुझे कहते हैं फिर, है ना, टेक्निकली। बस ये चीज़ मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ कि मैं किसी स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। क्रेडिट स्कोर, व्हाट इज योर थॉट्स ऑन क्रेडिट स्कोर? डू यू थिंक सिबिल, I don't know if you have thoughts here. Do you think CIBIL is the best way? CIBIL is the best agency to give us the credit score. Do you think it's a black box how credit score moves? There is no formula, right? हाँ, so that is one issue with all 3 or 4 of them. मतलब CIBIL के अलावा there is quite a few others also. The other probably bigger issue is कि accountability है नहीं। मतलब आपके नाम पे आपके क्रेडिट स्कोर में किसी और का नाम आ गया, ट्रांजैक्शंस आ गए जो आपने ऑथराइज नहीं किए, तो देयर होल्स अर्लियर देयर वाज नो सिस्टम ऑफ गेटिंग इट करेक्टेड। वो कहते थे बैंक के पास जाओ, बैंक कहता था कि हमने नहीं डाला। यू वुड बी लेफ्ट अटरली होपलेस एंड विदाउट एनी रिकोर्स। आज हर एक बैंक सिबिल स्कोर मांगता है। सिबिल इज व्हाट इन द सेंस, इज अ इंडिपेंडेंट एजेंसी और इट्स अ गवर्नमेंट एजेंसी? इट्स अ प्राइवेट कंपनी। इट्स अ प्राइवेट कंपनी। ओह, मुझे लोन मिलेगा नहीं मिलेगा एक प्राइवेट कंपनी डिसाइड कर रही है। गवर्नमेंट बैंक मेरे को लोन देने लेगा, एक प्राइवेट कंपनी डिसाइड कर रही है। हाँ, isn't it the source of truth of who I am as a person for like, financially, yeah. It's a lot of responsibility. Of So course, is there no other better system that we can come up with? Have you thought about it? I think the RBI is thinking in that direction. तो उनके काफ़ी regulations आ रहे हैं on this, including the point that I mentioned कि recourse होना चाहिए, कि अगर आपके रिपोर्ट में कुछ गलत लिखा है तो you should have somebody to write to. Maybe there is a scope for a UPI like Revolution there. And there's a new technology in town, right? Account aggregator. Yeah. तो अगर वो leverage करके, if you are able to, you know, set up a score which is more transparent, then we should absolutely. No, it's happening for data-backed startups and everything, right? But if my CIBIL score is low, I have no recourse. Is what you're saying? No, now there is. After RBI came out with new set of regulations, I think they have established कुछ timelines and there's somebody you can complain to. So now there is, but awareness कितनी है लोगों के बीच में इस बारे में पता नहीं. Okay. Have you ever been offered money to write anything? No. No? आपको किसी ने बोला कि अगला स्कैम म्यूचुअल फंड में होगा? फिर लोग इन्फ्लुएंसर डालते रहते हैं ना ट्रैक्शन के लिए, डोंट डू सिप्स। हाँ, वो तो एक so this is so हम लोग तो मतलब we are marketing this thing, right? तो मुझे याद है this is observational कि SIP will not make you rich. Yes. हमने लाया, ठीक है? मैं उस वीडियो के अंदर गया तो उसके अंदर टॉप अप SIP, राइट? टॉप अप SIP क्या है भाई? मैं पहले 5,000 की करता था, मैं 10,000 की कर रहा हूँ। दिस इज इट, राइट? और वो कैलकुलेशन बता रहे 5,000 20 साल में इतना होता है, 5,500 इतना। आई मीन इफ आई ग्रो, माई SIP शुड ग्रो, दैट्स समथिंग फाइन, बट SIP will not make you rich, then top up SIP will make you rich. But no, there is the amount of inflow into mutual fund from retail investors is very high now, right? It's on record levels every month or every quarter. So लोगों का डर भी वास में आ रहा है, AUM ज़्यादा हो गया है इस म्यूचुअल फंड हाउस का, अगला स्कैम म्यूचुअल फंड में ही आएगा. What are your thoughts on this?
देखो स्कैम तो मुझे नहीं लगता, बिकॉज वो इतना टाइटली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है कि बहुत ही कम चांस है। लेकिन मार्केट अभी उसका वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी ऊपर आ गया है, तो ऐसा हो सकता है कि रिटर्न्स ओवरऑल स्टॉक मार्केट में ही, मतलब चाहे आपके डायरेक्ट स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड हो, वो कम हो सकता That is okay. हाँ. That is part of the game. But scam, Wazirex types thing in mutual fund. अभी जैसे कुछ कुछ इश्यूज हुए हैं, 2022 में ही सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऊपर, फ्रंट रनिंग इशू के ऊपर। लास्ट ईयर कॉर्न म्यूचुअल फंड के ऊपर सेबी का एक उसमें कुछ प्रूव नहीं हुआ ना? हाँ, मतलब उसमें कोई ऑर्डर नहीं आया सेबी का, तो हमें पता नहीं क्या स्टेटस है। लेकिन अगर हुआ भी है, मतलब फ्रंट रनिंग कितने की हो सकती है? मतलब जैसे कॉर्न म्यूचुअल फंड है, उसका साइज मस्ट बी 80-90,000 करोड़, तो इवन इफ दे कैच स्कैम ऑफ 100 करोड़, राइट, वो परसेंटेज, मतलब आपके रिटर्न को कितना ही फर्क पड़ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो मतलब ओके चीज़ है, वो बिल्कुल गलत है, बट म्यूचुअल फंड इज सो टाइटली रेगुलेटेड कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर स्कैम्स टू हैपन देयर। विद वेरी लिमिटेड नॉलेज फॉर मी, मतलब आई थिंक जो फ्रंट रनिंग जो भी जब मैंने पढ़ा उसके बारे में, आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट कैन हैपन, है ना? Yeah. मतलब वही कर सकते हो ना आप। आपको पता है आपने कौन से स्टॉक लेने हैं, तो उसको आप पहले से ही करके रख। बिल्कुल। अभी दूसरी चीज़ जो होती है, इट्स नॉट अ स्कैम एग्जैक्टली, लेकिन आफ्टर ऑल ये एक इंडस्ट्री है, उसको प्रॉफिट्स कमाने हैं। तो ये क्या करते हैं कि हर महीने और हर हफ्ता 2-3 हफ्ते कोई ना कोई नया NFO लॉन्च करते हैं, न्यू फंड ऑफर, कोई ना कोई एग्जॉटिक थीम लेके आते हैं, और वो कोई नैरो सेक्टर होगा, डिफेंस में आप इन्वेस्ट करो, डिफेंस के 4 या 5 ही स्टॉक्स होंगे, उसमें आपका 10-10, 20-20% इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, और जब वो सेक्टर डूबेगा तब बोलेंगे कि अरे तो ये तो आपने इन्वेस्ट किया है, हमारे पास तो सब सारे स्कीम्स हैं। इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, तो ये एक इशू है, सिस्टेमिक इशू है। बट आई थिंक दिस इज फाइन। मेरे को हाँ, एज अ इन्वेस्टर मुझे नहीं, इसका वरिंग साइन क्या है कि लास्ट ईयर में सबसे ज्यादा जो इन्फ्लोज हुए हैं वो सेक्टर और थीमेटिक फंड्स में ही हुए हैं। सो इसे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, बिकॉज आप नए नए म्यूचुअल फंड्स, सेक्टर्स, थीमेटिक, ये हाँ, सब तो मतलब 4 साल पहले जो ऐप के अंदर ऑप्शंस होते थे ना म्यूचुअल फंड के, आज वो 25 हो गए हैं। नहीं, वो तो इशू है ही, और दूसरा इशू ये है कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग दाल चावल, अगर आपको कोई शुगरी चॉकलेट केक हर रोज कोई बेच रहा है, तो आपको डायबिटीज तो हो ही जाएगा। हाँ, बट उनको भी तो धंधा करना है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई कैन गो ऑन, बट आई होप 4 लोगों को फ़ायदा हो जाए इससे थोड़ा, है ना? आप टैग करते हो कि नहीं करते हो? 5 minutes ही ला। Under like full sunlight, no? So he's sitting under umbrella. Just stuck on. He's got his laptop over here. He's got a camera over here. He's doing both. It's very fun.